और अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, क्या आप लोगों को ये याद है? अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री। सबको एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल गया? ठीक है, तो जब एग्जाम हो ही रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं सारा सिलेबस अभी बता दे रहा हूँ। एग्जाम हमारा कब है? 11 तारीख को है, तो 11 तारीख तक बहुत ज्यादा समय है। और ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है, मैं सोचा था क्लास टेस्ट ले लूंगा, बट सुनने में आया कि फाइनल टेस्ट, पूरा फाइनल टेस्ट बोल रहा हूँ, एक पूरा का पूरा फुल टेस्ट हो रहा है। तो जब फुल टेस्ट हो रहा है तो हम लोग भी सोचे कि फुल टेस्ट को आजमा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं सिलेबस डिस्कस करा देता हूँ आप लोगों को। 11 तारीख को टेस्ट होने वाला है, सबको पता चल गया। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के? 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें से हमारा जो टॉपिक आएगा सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाद में मत पूछेगा आप लोग सिलेबस में, एक ही बार सिलेबस बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। कोई मैसेज कर करके दोबारा पूछेगा नहीं कि सर सिलेबस क्या था। ठीक है, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। बुक में आपको 2-3 चैप्टर से मिल जाएगा अगर आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल ढूंढते हैं तो, बट मैंने एक ही में सारा चीज पढ़ा दिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल्स था, ट्रिग्नोमेट्री फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये था। उसके बाद अभी हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का ही है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये फुल टेस्ट हो रहा है इसीलिए ये भी आएगा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तीनों टॉपिक आप लोग के सिलेबस में आएगा। एग्जाम जो होने वाला है आप लोगों के 11/6/2021 को होने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं आपको एग्जाम के लिए समझा दूं, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पिछली बार जो गड़बड़ी आप लोगों ने किया था वो गड़बड़ी इस बार नहीं होना चाहिए। आप 2 चीजों में एग्जाम देंगे, ठीक है, या तो आप कहीं ना कहीं लैपटॉप में एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, आप अपने लैपटॉप में एग्जाम दीजिएगा, या फिर आप अपने फोन पे एग्जाम दीजिएगा। चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो आप लैपटॉप पे एग्जाम दीजिएगा या फिर आप अपने फोन पे एग्जाम दीजिएगा, बट किसी पे भी एग्जाम दीजिए, कुछ कुछ चीजें आप लोग ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला चीज, आप जब भी एग्जाम दीजिएगा आपका जो स्क्रीन है पूरा का पूरा फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। ये जो स्क्रीन है पूरा का पूरा फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, आपका स्क्रीन पूरा फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अगर मिनिमाइज कीजिएगा या फिर आप सोचिएगा कि मैं दूसरे टैब में चले जाऊं, या फिर आप सोचिएगा मैं किसी का कॉल रिसीव कर लूं, आप सोचिएगा कि मैं इस तरीके की चीजें कर लूं कि गूगल से आंसर निकाल लूं, तो कभी भी आप इस तरीके की चीजें कीजिएगा, ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या नहीं करना है, ध्यान से याद रखिएगा, नो कॉल रिसीव, कोई भी कॉल रिसीव नहीं करना है एग्जाम के समय, क्योंकि कॉल रिसीव कीजिएगा अपने आप बंद हो जाएगा वो, फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर एग्जाम बंद हो गया दोबारा कैसे चलेगा। ठीक है, कॉल रिसीव नहीं करना है, ठीक है, या किसी को कॉल नहीं करना है, या मिनिमाइज नहीं करना है टैब को, ठीक है, वो फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा, या फिर गूगल कोई चीज खोलना नहीं है। ठीक है, अगर इस एग्जाम देते समय अगर आप इस स्क्रीन के अलावा दूसरा और कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो एग्जाम जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है,
अब एग्जाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा एग्जाम नहीं दे पाइएगा, चाहे आप 5 मिनट में ऐसा करते हैं चाहे आप 2 मिनट में ऐसा करते हैं। अगर आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो फिर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी इस बार हम लोग नहीं लेंगे। पिछली बार मैंने मौका दिया था 2 बार सबमिट करने का, बट इस बार वो मौका नहीं मिलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है? कोई भी कॉल रिसीव नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं करना है, मिनिमाइज नहीं करना है, गूगल नहीं खोलना है, या फिर मतलब इस स्क्रीन पे आप एग्जाम दे रहे हैं उस स्क्रीन के अलावा दूसरा कोई चीजें नहीं होना चाहिए। ये दोनों पे लागू है, चाहे आप लैपटॉप पे एग्जाम दीजिए चाहे आप मोबाइल पे एग्जाम दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अगली बार कोई नहीं बोलेगा कि सर मेरा एग्जाम खत्म हो गया, सर मेरा एग्जाम वापस से ला दीजिए। इस बार मौका नहीं मिलेगा, लास्ट टाइम पहला एग्जाम था इसलिए यह सुविधा किया गया था, इस बार ये सुविधा नहीं मिलेगा। आप लोग एकदम स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है। इस ऐप में एक स्पेशल फीचर्स है, ठीक है। कोई भी ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर लैपटॉप पे चलाना चाहता है, लैपटॉप पे चलाना चाहता है तो वो मेरे को मैसेज करेगा, मैं उसको ऑर्गेनाइजेशन कोड सेंड करूंगा, उस तरीके से वो हो जाएगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ाई चालू करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया ये। तो हम लोग हाँ बोलिए। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। हाँ एमसीक्यू ही रहेगा सर। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एमसीक्यू रहेगा सर। आंसर की रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेगा। हाँ बाबू आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहेगा, वरना आप टाइप कैसे कीजिएगा, ठीक है, टाइप करने में दिक्कत आएगा ना। तो जो भी एग्जाम पैटर्न है वो एमसीक्यू होगा, ठीक है। जैसा लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था एग्जैक्टली वैसा ही एग्जाम। कोई अगर पहली बार दे रहा है तो वो हो जाएगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें से 1 करेक्ट ऑप्शन वाला होगा, ठीक है। 1 ऑप्शन करेक्ट वाला एग्जाम होगा, ठीक है। और कुछ जानना है किसी को? सर वहाँ पे लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था उसको रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिला था सर। रिपोर्ट करने से ध्यान से सुनिए, आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपने टीचर से बात कीजिए जिस सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर बायो में आता है, फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में आता है, तो आप अपने टीचर से बात कीजिए, वो टीचर आपको एक्सप्लेन देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर टीचर पर्टिकुलर क्वेश्चन भेजते हैं। अगर इंग्लिश में कुछ दिक्कत हो रहा है तो इंग्लिश वाले टीचर ने वो क्वेश्चन भेजा है, तो क्लास में ही पहले ही बात कर लीजिए आप उस टीचर से इस बार, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, अगर मैथ्स में आउट ऑफ सिलेबस कुछ 1 या 2 क्वेश्चन आ गया है गलती से, तो आप मेरे को अभी बता दीजिए सर पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, तो अगली बार सर अगर ऐसा आएगा तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में किसी में भी, आप लोग का बायो के क्लासेस भी चलने लगा है इस बार, अगर किसी में भी ये दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप टीचर से पहले ही बात कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको ये सजेशन दूंगा ताकि टीचर जो है पहले ही सचेत हो जाए कि नहीं पिछली बार टीचर से कुछ मिस्टेक हो गया था, शायद ऑनलाइन पहली बार पेपर बन रहा था तो उनसे भी मिस्टेक हो गया था। तो आप ये सारे चीजें क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्जाम हाँ एग्जाम देखिएगा, जैसे एग्जाम का कुछ भी टाइमिंग होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ 2 PM से लेके 5 PM तक एग्जाम का टाइमिंग हो गया, ठीक है। तो एग्जाम पहले समझा देता हूँ। आप लोगों के ऐप में एक सेक्शन होगा, टेस्ट नाम का एक सेक्शन होगा आप लोग के ऐप पे, ठीक है। उस टेस्ट नाम के सेक्शन पे आप लोगों को अभी नहीं, जिस दिन एग्जाम होने वाला रहेगा उस दिन एग्जाम से पहले एक पैनल आ जाएगा जिसमें डेट लिखा हुआ रहेगा, जिसमें टाइम लिखा हुआ रहेगा कब से कब तक एग्जाम है, और वो ओपन नहीं हो पाएगा, वो एग्जैक्टली 2 PM में ही ओपन होगा। मतलब जब एग्जाम टाइम होगा वो एग्जाम टाइम में ही खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। बट हो सकता है आपको दिख जाए वो पहले, ठीक है, बट खुलेगा वो एग्जाम टाइम में ही। तो इसलिए आप लोग पहले से रेडी रहेगा। और एक बार आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा, फिर वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। वापस जाने का मतलब एग्जाम सबमिट हो जाएगा, एग्जाम सबमिट होने का मतलब आप फिर दोबारा एग्जाम नहीं दे पाइएगा। जो 0 मार्क्स आया तो 0 आएगा। और हाँ, एग्जाम में फिर से बता दूं कि आप लोग क्लास 10th है, आप लोग का जो भी एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्क्स आएगा, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स रहेगा। तो अगर किसी को कुछ जानना है तो पूछ सकता है। हर एक करेक्ट ऑप्शन का उसमें 4 मार्क्स रहेगा, ठीक है, और हर एक रॉन्ग आंसर का उस पे -1 मार्क्स आप लोग को मिलेगा, और नॉट अटेम्प्ट का 0, ठीक है, 0 मार्क्स। ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन में लिखा जाता है, तो आप लोग कभी भी एग्जाम दीजिएगा तो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आया समझ में? और किसी को कोई डाउट एग्जाम रिलेटेड पूछ सकता है, या फिर हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? समझ में आ गया?
यस सर। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का सिलेबस आप करस्पॉन्डिंग मतलब जो भी रेस्पेक्टिव टीचर है आप उनसे बात कीजिए, जो भी जिसमें पिछली बार अगर कोई मतलब फॉल्ट हो गया था बाय मिस्टेक, अगर उनसे गलत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन चला गया था, ठीक है, क्योंकि पहली बार उन लोगों को भी ऐप में एग्जाम रखना पड़ा, तो जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था एग्जाम देने में, ठीक है, कभी कभी मिनिमाइज हो गया था, कभी सबमिट हो गया था, तो आप लोग को जिस तरीके से प्रॉब्लम होता है ठीक उसी तरीके से टीचर्स को भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीजें भी समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पेंडेमिक है ये आप लोगों के लिए अचानक नहीं आया, टीचर लोगों के लिए भी अचानक आया, तो बहुत सारे टीचर्स हैं कि उनको फोन अच्छे से यूज नहीं करना आता है, वो बोर्ड पे और मार्कर से ही पढ़ाते हैं या बोर्ड पे और चौक से ही पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी हल्का सा दिक्कत हो गया बहुत ज्यादा, उन लोगों को भी फटाफट अडाप्ट करना पड़ा चीजें, और वो लोग भी अपने घर से हैं, घर से क्वेश्चन भेजते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं, किसी के घर में सिस्टम नहीं है तो वो फोन पे टाइप करके भेजते हैं, तो बहुत सारी चीजों की वजह से गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले ही आप लोग रेस्पेक्टिव टीचर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़े अपने। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्लास में हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, मैं वो टॉपिक ही निकाल देता हूं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ कुछ चीजों के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, याद कीजिए, हमने दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था, एक चीज का होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा चीज था एंगल ऑफ डिप्रेशन, तीसरा चीज था लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कुछ नहीं है, हॉरिजेंटल लाइन, आदमी अगर हॉरिजेंटली देखेगा तो उस लाइन को बोला जाएगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। उसके बाद आदमी अगर ऊपर की तरफ देखता है तो हॉरिजेंटल लाइन से जितना देखा, जितना एंगल बना, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद आदमी अगर नीचे की तरफ देखता है तो हॉरिजेंटल लाइन से नीचे की तरफ जितना एंगल बना उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हॉरिजेंटल लाइन मतलब इस लाइन का एक नाम रख दिया गया जिसका नाम रख दिया गया लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सुनते हुए जाइएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास एक बिल्डिंग है इस तरीके से, ठीक है, हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है, मान लेते हैं ए पोजीशन में, वो अगर बिल्डिंग के टॉप पे देखता है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे अगर वो देखता है तो एक इस तरीके से देखेगा, उसके देखने का जो एंगल होगा वो ये एंगल होगा उसके देखने का, ठीक है। अब उसके देखने का जो एंगल है हॉरिजेंटल के साथ जितना एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर एक आदमी कहीं टॉप पे है, बिल्डिंग के टॉप पे है और कहीं पे एक कार है हम लोगों का, तो आदमी क्या करता है कि बिल्डिंग के ऊपर से उस कार को देखता है, तो उस कार को देखेगा तो कुछ इस तरीके से एंगल बनेगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके से एंगल बनेगा तो हॉरिजेंटल लाइन से जो एंगल आया, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट से जो एंगल आया उस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मैं रिवीजन करा दे रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़े थे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा का एक्जैक्टली ऑपोजिट होता है cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, cosec थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस बाय बेस। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, tan थीटा और cot थीटा आपस में रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। उसके बाद tan थीटा को sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, cot थीटा को cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ आइडेंटिटीज भी देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थोड़े से बेसिक चीजें देखे थे। बेसिक चीजें हम लोगों ने क्या देखा था, याद कीजिए, कि अगर मान लीजिए मेरा BC दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, मुझे AB फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा जिसमें ये और ये तीनों चीजें यूज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किया था, हमने 10 यूज किया था। याद आया आप लोग को फ्लैशबैक में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए अब इसी को यूज करते हुए हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। क्वेश्चंस में मेनली हमें डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम किस तरीके से बनता है वो हमें समझ में आना चाहिए, बाकी सारा चीज बहुत ही सरल और सिंपल है। लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आसान सा क्वेश्चन पहले मैं कर दूंगा, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है,
A ladder of 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले वॉल है, वॉल हो कुछ भी हो कहाँ पे बनाया जाएगा, जमीन पे बनाया जाएगा, ग्राउंड पे बनाया जाएगा। ये मान लेते हैं हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पे एक वॉल है इस तरीके का, उस वॉल का नाम हमने रख दिया चलिए ए बी। वॉल की जो लंबाई है उस वॉल की लंबाई को हमने नाम रख दिया ए बी। क्वेश्चन को देखिए, पहले क्या क्या चीज है पहले इकट्ठा कीजिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को करने का, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बड़ा ही आसान चीजें होता है। सबसे पहले हमें बोला गया है कि ए लेदर 15 मीटर लॉन्ग, यानी कि सबसे पहले अगर देखूंगा हमारे पास चीजें क्या क्या है, हमारे पास लेदर है, ठीक है। जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, हमारे पास एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और कुछ चीज नहीं है, और बाकी क्वेश्चन पूछा गया। तो हम ये सारी चीजों को ड्रॉ कर लेंगे। अब वॉल जो होता है कहाँ पे होता है, जमीन पे होता है, तो ग्राउंड तो हमेशा लेना ही पड़ेगा। ग्राउंड से आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो ग्राउंड बाय डिफॉल्ट सब में आ जाता है, ठीक है। तो हमें वॉल बोला गया, तो हमने वॉल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेगा, लेडर, सॉरी 1 सेकेंड, ओके सॉरी फॉर दैट। ध्यान से देखिएगा, हमें वॉल बोला गया, कोई भी आप ड्रॉ कर लीजिए, पहले सीढ़ी ड्रॉ कर लीजिए, वॉल ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले चीजों को समझिए, ग्राउंड सबसे पहले आएगा, तो ग्राउंड हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद वर्टिकल वॉल था, वर्टिकल वॉल को हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी नाम दे दिया। उसके बाद ए लेदर ऑफ 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप। जो लेदर मतलब क्या होता है, सीढ़ी, ठीक है, सीढ़ी। लेदर मतलब क्या होता है, सीढ़ी। तो सीढ़ी जो है इस तरीके से रखा गया कि वॉल के टॉप तक पहुंच जा रहा है, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं चलिए सी, इसका नाम हम लोग रख देते हैं सी, ठीक है। अब जो लेदर है, लेदर मतलब जो सीढ़ी है वो कितना मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है, ये भी बोला गया, लेदर जो है वो 15 मीटर लंबा है। इफ द लेदर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल। अब बताइए, लेदर जो है वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा या ये एंगल 60 डिग्री होगा, ए एंगल 60 डिग्री होगा या सी एंगल 60 डिग्री होगा, बताइए मेरे को। ए एंगल वॉल के साथ बना रहा है ना, बड़ा ही सिंपल है, वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। बोला गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल कौन सा है, ए बी, ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट ऑफ द वॉल मतलब ए बी फाइंड आउट करना है। अब जब ए बी फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझिएगा, ए बी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए के हिसाब से ये हो गया एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बेस, ठीक है। अब बेस भी चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, और ये एंगल भी चाहिए। तो बेस और हाइपोटेन्यूज यूज होने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, cos कॉस, वेरी गुड। तो कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस मतलब क्या हो जाएगा, ए बी, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो जाएगा, ए सी। इधर आ जाएगा कॉस ऑफ ए, ए का एंगल कितना है 60 डिग्री। ए बी का मतलब कितना हो जाएगा, ए बी का मतलब ए बी हो जाएगा, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, cos ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा AB बाई 15, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो AB का जो वैल्यू आएगा, AB इज इक्वल टू आएगा 15/2, 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5। तो हाइट ऑफ द वॉल जो हो जाएगा, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल, वॉल का जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5 मीटर। आया समझ में, क्लियर हुआ सबको कैसे किया गया क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। चलिए, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है, तो अगला वाला क्वेश्चन आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 5, फटाफट जल्दी, एग्जांपल नंबर 5, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 मिनट में आंसर निकाल के बताइए एग्जांपल नंबर 5 का क्या आंसर आएगा। ओनली 2 मिनट, 2 मिनट का समय है, फटाफट कीजिए जल्दी। सर 60 डिग्री। 60 डिग्री, चलिए बहुत बढ़िया। एनीवन,
चलिए 2 मिनट का समय है, फटाफट सब लोग ट्राई कर लीजिए। 60 डिग्री। 60 डिग्री, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब लोग ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। हो गया, सबका निकल गया? यस सर। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है, एक टावर है जो 30 मीटर हाइट है। चलिए हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट क्या है, एक टावर है। दूसरा चीज क्या है, शेडो, टावर का शेडो है। चलिए शेडो को भी हमें दिखाना पड़ेगा, टावर का शेडो है। दूसरा चीज क्या है, ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। चलिए सन ऐसे होगा नहीं, बट फिर भी सन लिख हमने बना दिया, ग्राउंड तो बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ग्राउंड बना दिया। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ग्राउंड है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है जो कितना है, 30 मीटर हाइट है, जिसका 30 मीटर हाइट मतलब एक टावर जो होगा उसका हाइट होगा 30 मीटर। इसका नाम हम लोग रख देते हैं ए बी। ये टावर है हमारा ए बी के नाम से, ठीक है, ए बी के नाम से टावर है जो कितना मीटर हाइट में है, 30 मीटर हाइट में है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोला गया है, कास्ट ए शेडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग। अब जब शेडो आता है, शेडो जब आता है, शेडो कब आता है, नीचे गिरता है, ठीक है। इधर से मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा सन है, सन कहीं ना कहीं ऐसे होगा, सन आएगा तो सन का रोशनी गिरेगा, ठीक है। सन आएगा तो सन का रोशनी कहीं ना कहीं गिरेगा, ऐसे सन का रोशनी गिरेगा ऐसे, ठीक है। ए बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। अगर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे ऐसे सन का रोशनी गिरा, तो जो शेडो जो होगा, शेडो कौन सा होगा, एसी होगा कि बीसी होगा, शेडो कौन बता पाएगा? बीसी। बीसी होगा ऑब्वियसली। आदमी अगर ऐसे खड़ा रहता है तो शेडो तो ऐसे ना गिरता है, जमीन पे गिरा हुआ रहता है शेडो। सूरज मान लेते हैं यहां से है, तो शेडो ऐसे करके जितना दूर पे गिरेगा, ये एंगल पे गिरेगा, ये हमारा शेडो ऐसे जमीन पे गिरेगा, ठीक है। तो वही चीज हो गया। तो ये शेडो जो हो गया, शेडो कितना हाइट का बोला गया, 10√3 मीटर। तो शेडो जो है वो हमारा है 10√3 मीटर, ठीक है। शेडो जो है हमारा 10√3 मीटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि अगर मैं यहां से खड़ा होके, ठीक है, सन को देखूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, होगा कि नहीं? इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। चलिए मैंने क्या बताया था, अगर हम ऊपर की तरफ देखें, मान लेते हैं ये जो शेडो का आखिरी पॉइंट है, शेडो का आखिरी पॉइंट पे अगर मैं किसी आदमी को रख दूं, वो अगर ऐसे ऊपर की तरफ देखेगा सन की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, एंगल ऑफ एलिवेशन सिंपल सा मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन से बने। आप ये मत बोलिएगा कि सर आदमी यहाँ पे खड़ा था इतना बड़ा, आपने यहां से क्यों नहीं बनाया। सिंपल सा दिमाग में लगाइएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कहां से एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल। ये क्या हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो एंगल होगा वो कहां से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, ठीक है। हमारा जो एंगल होगा वो कहां से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि थीटा फाइंड आउट करने के लिए दिया गया। देखिए हमें ये सी एंगल फाइंड आउट करने के लिए दिया गया, हमें ये दिया गया है, ये दिया गया है, बेस दिया गया है, सॉरी परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस दिया गया है। हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, बोलिए? 10। 10 यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। 10c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी बाई बी सी। सी का मतलब, चलिए हमने थीटा ले रखा था, 10 थीटा इज इक्वल टू ए बी का मतलब कितना है 30, और इसका मतलब कितना है 10√3, यही है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। चलिए तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 0 कट गया, 3/√3, तो हमारे पास आ गया 3/√3। 3/√3 को हम लोग √3 भी लिख सकते हैं। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, दैट मींस हेंस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज कितना हो गया, 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, अगला क्वेश्चन मैं करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन अलग से पूछ दिया गया है, इस बार क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है 1.5 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है,
stands at a distance of 3 meter from a lamp post and cast a shadow of कितना लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास इक्विपमेंट क्या क्या है, मतलब एलिमेंट क्या क्या है। 1.5 मीटर टॉल गर्ल हमारे पास एक है। दूसरा चीज हमारे पास क्या है, वो 3 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा रहता है, चलिए खड़ा रहेगा। शेडो ऑफ 4.5, लैंप पोस्ट है हमारे पास, लैंप पोस्ट है हमारे पास। तीसरा क्या है, शेडो है हमारे पास। ठीक है, मैं ऐसे जमीन बना दिया, ग्राउंड बना दिया। एक लड़की है जो 1.5 मीटर टॉल है। 1.5 मीटर टॉल है तो उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं लड़की तो बना नहीं सकता, मैं ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, ए बी के नाम से मैंने ऐसे दिखा दिया कि ए बी जो है एक गर्ल है जो 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, दूसरा चीज एक लैंप पोस्ट भी होगा, तो एक लैंप पोस्ट हमने बना दिया। लैंप पोस्ट जो होगा लड़की से बड़ा होगा, इसको नाम हम रख देते हैं सी डी। ठीक है, लैंप पोस्ट का नाम हमने रख दिया सी डी, लैंप पोस्ट का नाम हमने रख दिया सी डी। अब ध्यान से देखिएगा, बोला गया है कि कास्ट एज शेडो, मतलब शेडो कब बनेगा। ये मान लेते हैं एक लैंप पोस्ट है इस तरीके से, ठीक है, एक लैंप पोस्ट है, ऐसे ऐसे लाइट जल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे येलो कलर दे देंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे लैंप पोस्ट है, लाइट जल रहा है। अब इस लैंप पोस्ट जब इस लड़की पे गिरता है तब क्या होगा, शेडो बनेगा। ठीक है, और शेडो किस तरीके से बनेगा, ये अगर लैंप पोस्ट है, यहाँ से लैंप पोस्ट का रे गिरेगा, ऐसे करके यहाँ पे शेडो बनेगा। इसको नाम रख देते हैं ई पॉइंट। ठीक है, इसको नाम रख देते हैं ई पॉइंट। ठीक है, अभी जो शेडो बनेगा, शेडो का लेंथ कितना है 3 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस होगा 3 मीटर। आया समझ में, क्लियर हुआ सबको डायग्राम। यस सर। ठीक है, हमें बोला गया है ऑन द ग्राउंड देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, यानी कि हमें सी डी फाइंड आउट करना है। आसान भाषा में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, देखिएगा ये 3 मीटर है, हमें क्या सी डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये 3 मीटर है, तो और दूसरा कुछ दिया नहीं है सर 3 मीटर बीडी हो सकता है क्या? मैंने गलत बना दिया। ठीक है, देखें बोला क्या गया, मैंने गलत लिख दिया। A 1.5 मीटर टॉल गर्ल, 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द लैंप पोस्ट, यानी कि लैंप पोस्ट से इसका डिस्टेंस 3 मीटर है। लैंप पोस्ट यहाँ पे है, लैंप पोस्ट और लड़की के बीच का डिस्टेंस कितना 3 मीटर। शेडो जो होता है वो 4.5 मीटर का है, मैंने गलत बना दिया। शेडो कितना 4.5 मीटर का। हाँ, अब ना क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ क्लियर है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है, आप सबको समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब देखिए आगे हो क्या रहा है। अब आगे हमारा चीजें हो क्या रहा है, उस चीज को हमें समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए ए बी ई और सी ई डी, दो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई वाला ट्रायंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं थीटा। अगर मेरे को थीटा एंगल निकालना है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, कौन बताएगा। बहुत बढ़िया, tan थीटा यूज करेंगे। तो tan थीटा यूज करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा ए बी बाई बी ई। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा ए बी बाई बी ई, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा ए बी का वैल्यू कितना है 1.5, बी का वैल्यू कितना है 4.5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/45। 15/45 लिख दिया, मतलब कितना हो गया 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू 1/3 आ गया। ओके, अब देखिए, अब हम एक दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल सीईडी, फ्रॉम ट्रायंगल सीईडी। हमने एक दूसरा ट्रायंगल ले लिया फ्रॉम ट्रायंगल सीईडी। सीईडी में एंगल, तो ये थीटा एंगल बदलेगा क्या, थीटा एंगल तो बदलेगा नहीं। तो इसमें अगर मैं tan थीटा यूज करूं तो tan थीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, tan थीटा इक्वल टू निकल के आएगा CD बाई ED। tan थीटा निकल के आएगा CD बाई ED। आया समझ में,
टेन थीटा निकल के आएगा सी डी बाई ई डी। टेन थीटा का वैल्यू कितना है 1/3, तो टेन थीटा का वैल्यू आ गया 1/3। सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ई डी का वैल्यू 4.3, 4.5 प्लस 3। समझ में आया मैंने क्या किया? Yes. ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। अब CD का जो वैल्यू होगा, CD का वैल्यू कितना होगा 4.5 प्लस 3, ये होगा 7.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 टू द 6.5, यानी कि क्या हो जाएगा 2.5। तो CD का वैल्यू कितना हो गया 2.5 मीटर, यानी कि लेंथ कितना हो गया 2.5 मीटर। लेंथ ऑफ द लैंप कितना हो गया 2.5 मीटर। समझ में आया सबको? अगर वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से आप लोग लॉगिन कीजिएगा, साइन इन कीजिएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व कीजिए। आप लोगों के पास इस बार मैं 3 मिनट दे रहा हूं, जबकि ज्यादा ही मिनट दे रहा हूं, एट ओनली 3 मिनट। फटाफट सॉल्व कीजिए एग्जांपल नंबर 7, जल्दी फास्ट। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। सर 23.66 आ रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ग्राउंड है, द शेडो ऑफ ए टावर, यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं एक टावर है, कहीं ना कहीं हमारे पास एक टावर है, उसका नाम हम लोग रख देते हैं ए बी। ठीक है, बोला गया है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन 45 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन मतलब यहां से ऐसे करके जब सन कहीं यहाँ पे होगा, यानी कि सन तो अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा। ठीक है, तो जब हमारा एंगल 45 डिग्री होगा, मान लेते हैं ए बी, इसको नाम रख देते हैं सी, ये हमारा 45 डिग्री। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10, the angle of is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is, क्या बोला, और शेडो के बारे में बोला जा रहा है। ओके, शेडो के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी रहने देते हैं। उसके बाद अगली बार सन यहाँ था, फिर मान लो सन फिर अपना पोजीशन चेंज करता है, क्योंकि सन तो अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा। तो सॉरी, हाँ ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं, ये ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, सन अपना पोजीशन चेंज करते रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होता रहेगा। ठीक है,
ये इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। क्या बोला गया है, द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर्स लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है, 45 डिग्री वाले पे शेडो ज्यादा लंबा है, 60 डिग्री वाले पे शेडो कम लंबा है, ठीक है। ये जो BC है, सॉरी BD है, ये शेडो कब का है, जब एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। ये जो CB है, ये शेडो कब का है, जब एंगल हमारे पास क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमें बोला गया है कि द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ सन इज 45 डिग्री। जब सन 45 डिग्री है तो शेडो कौन सा है, किस नाम से है 45 डिग्री एंगल पे शेडो, बताइए। शेडो का नाम क्या है जब एंगल ऑफ 45 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन BD के नाम से, ठीक है। When the angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meters longer, is found to be मतलब ये equal to किससे, 10 मीटर longer, किससे 10 मीटर longer when the angle of elevation of the sun is 60 degree। जब angle of elevation of the sun is 60 degree है तो उस केस में कौन सा है शेडो, BC। तो यानी कि BD का जो वैल्यू होगा वो 10 प्लस BC होगा, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैं BC का वैल्यू x बोल दूं, ठीक है, तो यानी कि BC का वैल्यू अगर मैं x बोल दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू कितना है, 10 प्लस x है, ठीक है। अगर मैं BC का वैल्यू x बोल दूं तो ये टोटल BD कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं BC का वैल्यू x बोल दूं तो ये DC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो BD है, BD इक्वल टू हमारे पास कितना है, BD इक्वल टू हमारे पास है DC प्लस BC। अगर BC का वैल्यू हमने x ले लिया तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आया समझ में, Yes, sir. ठीक है। अब हमें क्या चीज फाइंड आउट करने के लिए दिया गया, उस पे जाते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें ए बी फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ACB, तो दोनों ट्रायंगल को बारी बारी यूज करेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल ADB, फ्रॉम ट्रायंगल ADB। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन बताएगा? ADB और ABC। ठीक है, अब चलिए ये बताइए, दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, AB। ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, मैं फिर से बता रहा हूं, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ADB, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। दूसरा ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, देखिएगा ACB, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है। जब दोनों ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल पे एक साइड हमारा कॉमन आ रहा है, वो साइड है AB साइड। ध्यान से देखिए, AB साइड जो है वो दोनों में कॉमन है, AB जो साइड है वो साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हमें इस कॉमन साइड का हमेशा यूज करना होता है, यानी कि कॉमन साइड को हम हमेशा इक्वेट कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू, जो मिसिंग वैल्यू होता है, वो हमेशा निकल जाता है। इस प्रोसेस को याद रखिएगा कि कॉमन साइड जो होगा, अगर दो तरीके के ट्रायंगल बन रहे हैं तो हमेशा कॉमन साइड को इक्वल कर देंगे, हमारा जो भी मिसिंग वैल्यू था x वाला वैल्यू वो निकल जाएगा, ठीक है। देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल ADB से अगर मैं 1045 डिग्री ले लूं, 1045 डिग्री ले लूं तो क्या आएगा, AB बाई BD आ जाएगा, AB बाई BD आ जाएगा। 1045 डिग्री का मतलब हो गया 1 इज इक्वल टू AB बाई BD, ठीक है। बट इसमें जरूरत नहीं, इसमें आराम से निकल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो AB का वैल्यू कितना निकल गया, BD। AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD। BD का मतलब कितना है, x प्लस 10, तो यानी कि AB का मतलब कितना हो गया, x प्लस 10। यहां तक समझ में आया? अब दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ACB। दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ACB। AC ट्रायंगल में क्या 1060 डिग्री यूज करेंगे, 1060 डिग्री यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AB बाई BC, AB बाई BC। इसको मैं 1 नंबर से सेव कर देता हूं। 1060 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, √3। √3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, AB बाई BC। BC का वैल्यू कितना है, x है,
तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हमारे पास आया √3x। इसको मैं 2 नंबर से सेव कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए पहला वाला भी ए बी, दूसरा वाला भी ए बी। हमने क्या क्या कॉमन साइड का वैल्यू निकाल लेना है, हमेशा क्या करना है, कॉमन साइड का वैल्यू निकाल लेना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे जिसमें दो अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं और दोनों के बीच में अगर एक कॉमन साइड दिख रहा है तो सबसे पहले उस कॉमन साइड का वैल्यू निकालिएगा, तो जो मिसिंग वैल्यू है वो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे। आगे हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। 1 भी हमारा ए बी है, 2 भी हमारा ए बी है। पहला क्या है x + 10 और दूसरा क्या है √3x। तो दोनों चीजें क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 = √3x - x। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 = x × √3 - 1, ठीक है। तो यानी कि x = कितना लिख सकते हैं, 10/√3 - 1। आया समझ में, किसका वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। हमें किसका वैल्यू निकालना था, ए बी का वैल्यू निकालना था। ए बी = कितना है, ए बी = x + 10 या फिर ए बी = कितना है, √3x। दोनों में से कोई भी यूज कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रॉम 1, ठीक है। 1 को अगर यूज करेंगे हम लोग, सॉरी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, x का वैल्यू को अगर हम 1 में पुट करें या 2 में पुट करें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए हम 2 में पुट करते हैं। 2 में पुट करेंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। 2 में पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √3 × x था। x का मतलब 10/√3 - 1, यानी कि ये कितना निकल जाएगा, √3 × 10/√3 - 1। रैशनलाइजेशन सबको आता है। अगर रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 √3 + 1 और ये कितना निकल के आएगा, 3 - 1। 3 - 1 मतलब कितना, मैं डायरेक्ट कर दिया, मैंने समझ आया क्या किया, रैशनलाइजेशन डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 3 - आएगा 2, तो 2 × 5 = 10, ये आ जाएगा 5√3 × √3 + 1। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए और सिंपल हो जाएगा हमारा ये कैलकुलेशन। 5√3 इसको अगर फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5√3 × √3। चलिए √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5, अरे चलिए हाँ 5 को √3 को छोड़ देते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 + √3, ठीक है। √3 का वैल्यू कितना था, 1.7। तो 1.73। तो क्या कीजिए आप 5 × 3 + 1.732, तो ये आ जाएगा 5 × 4.732। इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग खुद से। अरे निकाल पाइएगा कि नहीं, हाँ वेरी गुड। चलिए ये इतना मीटर आ गया इसका। तो इस क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने को मिला है, इस क्वेश्चन से हमें कुछ सीखने को मिला है। क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला है कि जब भी हमारा क्वेश्चन इस तरीके का हो जिसमें दो अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हो, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हो, अगर दो अलग अलग ट्राइंगल बन रहा है और दोनों के बीच में एक कॉमन साइड है और एक अननोन वेरिएबल कहीं ना कहीं है, तो इस अननोन वेरिएबल को कैसे निकाला जा सकता है, कॉमन साइड को इक्वल करके। कॉमन साइड को इक्वल करने का मतलब हो गया दोनों कॉमन साइड का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उन दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे, तो किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। फिर x का वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर देंगे, हमारा ab का वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। तो मैं ये आपका एग्जांपल 8 से लेके एग्जांपल 29 तक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बैठ के बनाइए बढ़िया से, ठीक है। और ये अपना एग्जाम का सिलेबस से अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग का होमवर्क दे रहा हूँ मैं। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, हमारा समय भी हो गया। चलिए थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।